नमस्कार विद्यार्थियों, हाजिर हुआ हूँ फिर आपके पास कक्षा 9वीं का किस तरह से मैं हिंदी में आया जो पाठ है उसका अभ्यास लेकर के। तो बने रहिए आप मेरे साथ। हम करेंगे अभ्यास को बड़े सहज सरल तरीके से, आपको पर्सन में सिखाने का प्रयत्न करूँगा। तो आइए, ये आपका चैप्टर है किस तरह से मैं हिंदी में आया। विद्यार्थियों, ये हमारा अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। पूरा सिलेबस जो है मैंने करवा ही दिया है। यदि आप मेरे साथ थे तो आपने सिलेबस कर लिया होगा, और वही जिस विद्यार्थी ने नहीं किया है तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे फिर से आप प्ले लिस्ट में गद्य भाग को ढूंढ करके वो अपना पढ़ सकते हैं आसानी से। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सारा सिलेबस आप पढ़ पाएंगे। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप देखिए, पढ़ते ज़रूर हो लेकिन उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं लिखते हो। आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमी लगती है, कमी नज़र आती है तो भी मुझे आप बताइएगा। मैं आपका अपना गुरुजी आपके साथ हमेशा रहूँगा। पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी के द्वारा कही हुई कटु बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। उस बात का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा या बुरा, इसे समझे बिना उस पर कोई तात्कालिक कदम उठा लेते हैं। लेखक भी किसी के द्वारा समय समय कही गई बातों को सहन नहीं कर पाया होगा। उसकी बातें लेखक के मन में गहराई तक बेंध गई होंगी। उसी कटु बात से व्यथित होकर के जो है ना दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गया होगा। अगला प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। लेखक के घर में शुद्ध उर्दू को निबिक्का का वातावरण था। उसने बीए में भी एक विषय के रूप में उर्दू की पढ़ाई की। उसने अंग्रेजी की कविताओं की रचना का अच्छा ज्ञान नहीं था। लेखक द्वारा लिखा गया एक सोनेट अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, जिसे बच्चन जी ने खाली सोनेट बताया। अंग्रेजी भाषा के अनुरूप अच्छी कविता न लिख पाने के कारण लेखक को अंग्रेजी में लिखने पर अफसोस हुआ। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिख दिया होगा। दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए बहुत अच्छा सा नोट छोड़ करके गए। यानी नोट नहीं भाई, जैसे पैसे नहीं छोड़ के गए, यानी एक कुछ लिख करके छोड़। लेखक ने जब नोट को पढ़ा तो उसने बच्चन के प्रति कृतज्ञता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बच्चन जी ने नोट में लिखा होगा कि लेखन में सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम इलाहाबाद आ जाओ, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। जीवन पथ पर संघर्ष करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी भी निराश मत होना, बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना। जो परिश्रम एवं संघर्ष करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखक ने बच्चन जी के व्यक्तित्व को उभारते हुए अनेक रूपों में उनकी प्रशंसा की है। बच्चन जी ने लेखक को कई अवसरों पर प्रोत्साहित किया है। उसे इलाहाबाद बुलाया, एमए करने के लिए उसका नाम विश्वविद्यालय में लिखवाया, अंग्रेजी में लेखन के लिए प्रेरित किया। इन अनुभवों के आधार पर लेखक ने बच्चन जी से के मिलनसार सैर दे उत्साहवर्धन करने वाले मार्गदर्शक कवि, बात और वाणी के धनी, फौलादी, संकल्प वाले
रूपों के अलावा आदर्शवादी, उत्साही, भावुक और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले के रूप में उभारा है। अगला प्रश्न है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार सहयोग मिला? भाई, लेखक को बच्चन जी के अलावा निम्नलिखित लोगों का सहारा मिला। लेखक को उनके बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा का सहयोग मिला, जो एमए कर चुके थे। लेखक को देहरादून के केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सिखाने में उनकी ससुराल वालों की ने मदद की। लेखक जब करोलबाग में किराए के मकान में रह रहा था, तब उनके भाई ने उनकी आर्थिक मदद की थी। उसे इलाहाबाद में पंत निराला जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने हिंदी में उन्हें लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। लेखक को सबसे अधिक सहयोग हरिवंश राय बच्चन ने दिया या ऐसे मिला, जिन्होंने इलाहाबाद में बुलाकर लेखक को एमए करने के लिए प्रेरित किया और एक अभिभावक की तरह एमए करने का पूरा खर्च उठाया। बच्चन जी ने बोर्डिंग में फ्री सीट दिलवाने से लेकर के पन्नाओं के लेखन एवं प्रकाशन में कदम कदम पर सहयोग दिया। अगला प्रश्न है बेटा, लेखक ने के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। हरिवंश राय बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आ गया। यहीं उसने हिंदी कविता लिखने का गंभीरता से मन बनाया। उसी समय उनकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। उसने बच्चन जी की निशा निमंत्रण के रूप प्रकार पर भी लिखने का प्रयास किया, पर ऐसा लिखना उसे कठिन जान पड़ा। उसकी एक कविता को पंत जी ने संशोधित किया। सरस्वती पत्रिका में छपी एक पत्रिका ने निराला का ध्यान खींचा। इसके बाद लेखक ने हिंदी लेखन में नियमित रूप से कदम बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला, उनके बारे में लिखिए। भाई, पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक किसी के द्वारा कटु एवं व्यंग्योक्ति सुनकर के जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी जेब में 5-7 रुपए ही थे। वह दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था, जो आसान नहीं था। फिर भी उसने करोलबाग में किराए के कमरे में रहकर के पेंटिंग सीखी। इस अवधि में भी वह भाई के भेजे कुछ पैसों के साथ तथा साइन बोर्ड आदि की पेंटिंग करके कुछ कमाता रहा। उनकी पत्नी की मृत्यु टीबी से हो गई थी। वह दुखी मन से दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा। कुछ समय बाद उसने देहरादून में कंपाउंडरी सीखी। यहीं बच्चन जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। वह बच्चन जी के साथ इलाहाबाद गया। लेखक ने इलाहाबाद में एमए में एडमिशन लिया, पर फीस बच्चन जी द्वारा भरी गई। बोर्डिंग में फ्री सीट, उनकी रचनाओं का प्रकाशन न हो पाना आदि ऐसी कठिनाइयां थी जिन्हें उसने अपने जीवन में झेला था। तो अभ्यास के प्रश्न बेटा सारे हो चुके हैं। अभी 1-2 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, तो आप उनको भी लिख लीजिएगा। जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूं, लेखक ने ऐसा किस संदर्भ में कहा और क्यों? लेखक के घर में उर्दू का वातावरण था। वह उर्दू में शेर और गज़ल लिखता था। हिंदी पर उसका अधिकार नहीं था, पर बच्चन जी के बुलावे पर 1933 में इलाहाबाद आ गया और हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उनकी कुछ विशेषताएं उनकी कुछ कविताएं हैं, वो सरस्वती और चांद पत्रिकाओं में छप गई। इलाहाबाद से जाने के बाद हिंदी में लिखने का अभ्यास है वो छूट गया और 1937 में दोबारा इलाहाबाद आने पर उन्होंने महसूस किया कि उसे हिंदी में ही लिखना चाहिए, किंतु 3 साल से उसका अभ्यास छूटा हुआ था। दोबारा हिंदी लेखन की शुरुआत करने के कारण उसे लग रहा था कि जैसे वह फिर से तैरना सीख रहा है। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। आपका ये अंतिम प्रश्न था। तो भाई विद्यार्थियों, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। हम मिलेंगे नए वीडियो में व्याकरण के साथ। तब तक के लिए कीजिए आप इंतज़ार।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।